हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है, यानी उच्चतम न्यायालय जो है यूनिट नंबर 5 में पॉलिटी का पार्ट है। इससे पहले के 4 यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। इन यूनिट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर इसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की ये शंका रखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। तो रीट का जो पूरा कोर्स है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो अपने कंप्लीट भी कर चुके हैं और रीट की अपनी 5वीं जो यूनिट है वहाँ तक अपने पहुँच चुके हैं। जल्दी ही हम इस सारे पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही जो आपसे पूछा जाता है कि इन क्लास के जो नोट्स हैं, जो PDF है, अगर आप साथ में लिख पाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो ये जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट के अंदर आपको हमारे जो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है atulyaars.in, वहाँ पर क्लास नोट्स के टैब के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी के भी आपको मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पर क्लासेस लगती हैं उन सभी क्लासेस के नोट्स हमने वहाँ पर डाल दिए हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है अतुल्य आरएस के नाम से है, वहाँ से भी इन क्लासेस की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप कभी भी जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को अपनी। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में और इसमें सर्वोच्च जो आता है, हमारा सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं, तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा जो हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था है उसके अंदर हमारे उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के बाद में आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्यों के अंदर होते हैं। उसके बाद में राज्यों के अंदर बहुत सारे जिला या सत्र न्यायालय हैं और उन जिला जो हमारे न्यायालय हैं उनके अंदर बहुत सारे मुंसिफ कोर्ट हैं और मुंसिफ कोर्ट के बाद में ग्राम स्तर पर जो है न्याय पंचायत की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और ये जो न्याय पंचायत है ये नाम आपको अलग अलग राज्य में कई नामों से भी मिल सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारा अपीलीय न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय, और आज हम इसी उच्चतम न्यायालय की बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आज जो हमारा उच्चतम न्यायालय है ये बिल्कुल ऐसा ही था और इसी तरह से ये काम कर रहा था, तो बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले अगर उच्चतम न्यायालय की बात होती है तो हमारे सामने आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में पहली बार जो है कोलकाता के अंदर एपेक्स न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, और सर एलिजा इम्पे नाम के जो व्यक्ति थे उनको जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसमें 3 अन्य और न्यायाधीश भी थे। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा हम बात करें 1935 के शासन अधिनियम की। भारत शासन अधिनियम जो था 1935 बहुत बड़ा जो अधिनियम था। इसमें बहुत सारे एक्ट जो हैं वो आज भी अपने काम में ले रहे हैं। दोस्तों, तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, ये जो एपेक्स न्यायालय कोलकाता में था इसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर 1937 को। और दिल्ली में ट्रांसफ़र करने के बाद में इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया था संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। और यहाँ जो प्रथम न्यायाधीश जो बने थे वो थे सर मॉरिस गोयर। इनको जो है यहाँ पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, न्यायाधीश थे। तो ये जो संघीय न्यायालय था दोस्तों, हम कहें कि आज़ादी से पहले अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय था तो यही था और ये बाद में 1950 तक जो है इसी प्रकार से काम करता रहता है। दोस्तों, लेकिन क्या हम इसे सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, तो ये पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय नहीं था दोस्तों, क्योंकि इसके विरुद्ध भी जो है ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी। दोस्तों, ये आज की तरह का नहीं था। तो हमारा जो वर्तमान जो उच्चतम न्यायालय है वो अस्तित्व में आता है 28 जनवरी 1950 को, जब इसका उद्घाटन होता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है तो हम इसी फेडरल कोर्ट का जो नाम है वो सर्वोच्च न्यायालय रखते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, तो वर्तमान जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसका उद्घाटन जो हुआ था 28 जनवरी
1950 को हुआ था दोस्तों। जैसे भी फैक्ट आए आप इनको निकाल लीजिएगा, देख लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले की बात करें तो कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके बाद में इसी के अंदर जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। और जो आज है हमारा वो अस्तित्व में आता है। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसे जो है उच्चतम न्यायालय का नाम दे दिया गया था दोस्तों। और ये हमारा सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद में देखिएगा हरिलाल जे कार्निया। हरिलाल जे कार्निया का नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल भी आपने कई जगह पढ़ रखा होगा दोस्तों। सही नाम तो हरिलाल जे कार्निया ही है। और ये जो है ये इससे 1950 से पहले जो फेडरल कोर्ट अपना चल रहा था उसके तो अंतिम न्यायाधीश थे और हमारा जो उच्चतम न्यायालय था उसके पहले न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से अंतिम भी हो गए और पहले भी हो गए हरिलाल जे कार्निया। बाकी ऑप्शन में हीरालाल आए तो आप देखिएगा दोस्तों, हीरालाल को टिक कर लेना। पता नहीं कौन से किताब से कौन सा व्यक्ति पेपर बनाता है। अब हम बात करें कि कोई पहली महिला न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश तो अभी तक नहीं बनी है कोई, लेकिन जो महिला न्यायाधीश बनी थी पहली जो थी सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश वो थी मीरा साहिब फातिमी बीवी। ये जो है पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की। इसके बाद में हम इसे डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इनके जो मुख्य अनुच्छेद हैं 124 से लेकर के, आप इसको याद रख लीजिएगा, 124 से लेकर के 147 तक के जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं, उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 124 और कौन से भाग में, भाग 5 के जो अनुच्छेद हैं 124 से 147 तक जो हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। तो 124 के अंदर बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किस प्रकार से होगा दोस्तों। तो 124(1) क्या कहता है, 124(1) के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की संरचना बताई गई है दोस्तों। वर्तमान की अगर हम बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश है। तो क्या यही था दोस्तों प्रारंभ से ही? ये नहीं था। प्रारंभ की अगर हम बात करें तो ये जो था प्रारंभ के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। अगर आरंभिक संरचना की अगर हम बात करें तो कुल 8 थे। हम इसे 1+7 के रूप में ही बात किया करते हैं। बाद में देखिएगा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, केस बढ़ते गए, तो हमें इनकी संख्या बढ़ानी भी पड़ी थी, जो कि संसद के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ये बाद में देखिएगा 10 हुए, 10 से फिर 1960 में 13 हो गए, 78 में 17 हो गए, 86 में 25 हो गए, और ये जो आप देख रहे हैं 30, ये हुआ था 2009 के अंदर जो है ये इनकी संख्या कर दी गई 30+1, यानी 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ आप ये मत मान लीजिएगा कि अभी भी 30+1 होंगे। ये स्वीकृत पद हैं, यानी इतने पदों की क्या है, स्वीकृति की गई है। कार्यरत इनसे कम होते हैं, जो वर्तमान कंडीशन पर जब भी आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उस समय कितने कार्यरत हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 124(2) की। 124(2) क्या कहता है, जो इनके न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र के विषय में बात करता है। देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो न्यायाधीश है, सभी यानी सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से की जा सकती है, और जिससे राष्ट्रपति उचित समझे उससे परामर्श करने के बाद में जो है इनकी नियुक्ति करता है। तो हमने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जिसे राष्ट्रपति उचित समझे उससे परामर्श लेता है और उसके बाद में इनकी नियुक्ति करता है दोस्तों। एक और बात देखिएगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान जो है हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं किए गए हैं, स्पष्ट नहीं है।
तो इसके लिए जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता की परंपरा को अपनाया जाता है। और यहाँ ये हमें समझ लेना आवश्यक है कि यहाँ जो वरिष्ठता का तात्पर्य है वो बिल्कुल भी एज से नहीं है, यानी जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा समय काम किया है, वही क्या माना जाएगा, वरिष्ठ माना जाएगा। और वरिष्ठता की परंपरा के आधार पर ही है जो इनकी नियुक्ति की जाती है। और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वरिष्ठ को भी ही बनाया गया है, कई बार इनका उल्लंघन भी किया गया है दोस्तों। सबसे पहली बार तो इंदिरा गांधी के समय में ही किया गया था। अजीत रे की जो नियुक्ति थी उस समय ये मामला उठा था दोस्तों। तो परंपरा है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वरिष्ठतम को ही जो है नियुक्त किया जाएगा। और ये न्यायालय के जो मामले हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले हैं, वो आज तक विवादास्पद हैं दोस्तों, और उनमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल के विषय में भी जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि 65 वर्ष की आयु तक, सुप्रीम कोर्ट की अपने बात कर रहे हैं, 65 वर्ष की आयु तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। समय सीमा नहीं है कि 5 साल या 10 साल, अगर कोई मान लीजिएगा 62 साल की उम्र में बना है तो उसके पास में 3 ही साल बचते हैं, और अगर कोई 58 साल में ही बन गया तो उसके पास में देखिए 7 साल बन जाते हैं। तो ये जैसी भी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल और 10 साल की बजाय ये रखा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक जो है ये पद धारण करते हैं। और त्याग पत्र अगर इनको देना हो तो वो भी त्याग पत्र दे सकते हैं। कार्य करने की इच्छा नहीं हो या किसी भी कारणवश अगर वो त्याग पत्र देना चाहें तो सेवानिवृत्ति से पहले वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। और त्याग पत्र वो किसको सौंपेंगे, त्याग पत्र जो सौंपा जाएगा वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं 124(3) की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। तो कौन बनेगा न्यायाधीश, कौन बनेगा न्यायाधीश, वो बनेगा जो सबसे पहली बात भारत का नागरिक होगा। दूसरा कि जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता अनुभव के आधार पर है, और अनुभव जो है वो सबसे पहले हम बात करें उच्च न्यायालयों की, तो उच्च न्यायालय के अंदर, किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो। योग्यताओं में पहली बात अपने कर रही हैं, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी न्यायालय के अंदर। वो 5 साल किसी एक कोर्ट का भी हो सकता है, और 5 साल का जो अनुभव है वो 5 कोर्ट का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। टोटल वो 5 वर्ष जो है उसने उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पे कार्य किया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो वहाँ पर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कि एडवोकेट रह चुका हो। 2 बात, पहली बात हमने क्या की, 5 वर्ष तो वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो। अदरवाइज 10 साल, तो 10 साल क्या रह चुका हो, 10 साल वो रह चुका हो एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर। अगर वो भी नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के अंदर कोई पारंगत विधिवक्ता होना चाहिए, यानी कोई जो है राष्ट्रपति उसको ये मान ले कि ये कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, जैसा अभी तक सुनने में नहीं आया है दोस्तों कि कोई ऐसा कार्य हुआ हो। तो 3 कंडीशन की अपनी बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो सबके लिए ही लागू है। 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो या 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। 5 साल का कहाँ होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में। 10 साल वो एडवोकेट रहा हो, या फिर 10 साल वो एडवोकेट रहा हो कहाँ पर वो किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर जो है वो 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तीनों साथ में नहीं दोस्तों, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 124(4) के संबंध में। 124(4) क्या कहता है कि न्यायाधीशों की पद मुक्ति किस प्रकार से होगी। यहाँ पर जो आधार दिए गए हैं वो 2 आधार हैं दोस्तों। एक तो है सिद्ध कदाचार, या फिर दूसरा क्या है, असमर्थता। यानी पद मुक्त किया जा सकता है सिद्ध कदाचार या कार्य असमर्थता के आधार पर। यानी या तो वो क्या कर दे, संसद के अंदर जो है विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करके जो है उनको सिद्ध कर दे कि इसने कदाचार किया है, या फिर वो कार्य करने के अंदर क्या है, असमर्थ है। और विशेष बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको पद मुक्त कर दिया जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो है वो
प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और जो अपनी लोकसभा है उसके अंदर जो है 100 की आवश्यकता होती है। 100 की अनुमति के बाद में ही, 100 लोगों के सिग्नेचर के बाद में ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 124(5) के विषय में। इस संबंध में, यानी जो ऊपर वाली कंडीशन है, इसके संबंध में विधि निर्माण की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, किस प्रकार से कानून बनाए जाएंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 124(6) की। अनुच्छेद 124(6) क्या कहता है? ये इसके अंदर प्रावधान है मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की शपथ की। अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा? तो उनको शपथ दिलवाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है, जिसका जो प्रारूप है वो अनुसूची नंबर 3 के अंदर आता है दोस्तों। इसके बाद में 124(7) की बात करें। 124(7) क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो भी न्यायाधीश है वो रिटायर होने के बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के अंदर विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। क्या कहा हमने कि रिटायर होने के बाद में, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है चाहे वो अन्य न्यायाधीश है, वो भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा दोस्तों। उसके बाद में 125 की अगर हम बात करें, इसमें न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, कितने होंगे वो तय किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में 126 आता है। 126 के अंदर किसकी व्यवस्था की गई है? तो यहाँ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो व्यवस्था है वो 126 के अंदर है। इसमें क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश का पद या तो क्या है, खाली है, या तो अनुपस्थित है, या फिर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 126 है दोस्तों। यहाँ उच्चतम न्यायालय में बहुत सारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से सुनना और अच्छे से इनको याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों। 127 की बात करें। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 127 में की गई है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की अनुमति कब की जाएगी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये कहा जाए कि कोरम पूरा नहीं है। कोरम पूरा नहीं है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोरम पूरा नहीं है तो हम क्या करते हैं? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब न्यायाधीश बनेगा तो किसको बनाया जाएगा? उसी को ना जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो वो हाई कोर्ट के किसी ऐसे न्यायाधीश को जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, योग्यता प्राप्त कर चुका है, उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो ये होता है तदर्थ न्यायाधीश। और जब ये तदर्थ न्यायाधीश जो है वो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करेगा तो इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकार, शक्तियाँ और वेतन भत्ते मिलते हैं। इसको आप और आसान भाषा में इस तरह से समझ लीजिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर्याप्त संख्या के अंदर न्यायाधीश नहीं है तो हमें वहाँ पर न्यायाधीश की एक कार्यकारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसे हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अब तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आएगा? तो वो राज्य से आता है, यानी हाई कोर्ट से वो आता है। लेकिन कौन आएगा? ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। और जब वो नियुक्त किया जाएगा, जब वो सीट उस पर बैठा है, न्यायाधीश की सीट पे बैठा है, तो उसको वेतन भत्ते और लाभ जो हैं वो सारे एक न्यायाधीश वाले ही मिलने हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले ही मिलने हैं, यानी उसे सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश ही समझा जाएगा जब वो सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे 128 नंबर अनुच्छेद की। 128 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? यदि कोई सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है, हमने क्या कहा? संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो भी सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त जो भी न्यायाधीश है, या हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर हो गए लेकिन उस समय तक उनको न्यायाधीश नहीं बनाया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, तो ऐसे लोगों को जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। वापस सुन लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है,
सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन वो कौन से होने चाहिए? वो ऐसे न्यायाधीश होंगे जो कि रिटायर हो गए लेकिन वो जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भाग लेंगे तो इनके जो अधिकार और शक्तियां हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ही प्राप्त होती हैं। लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस रह गया वो ये है कि वेतन भत्ते जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और जहां हमने तदर्थ जो न्यायाधीश थे उनको न्यायाधीश ही समझा था, इनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा दोस्तों। तदर्थ में और यहाँ ये अंतर है कि इनको हम केवल बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और ये रिटायर्ड हैं लेकिन ये योग्यता प्राप्त कर चुके थे। अब इनको जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार तो इनको मिलते हैं, लेकिन जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और साथ ही इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 129 की। 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में यानी रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, जो भी डिसीजन हो चुके हैं, वो बाकी न्यायालयों के लिए फैसले लेने का आधार का भी कार्य करता है, यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय होता है दोस्तों। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 130 की बात करें तो 130 के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। इसके बाद में आर्टिकल 131 की बात करें तो 131 जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ हम वापस देख लेते हैं कि आर्टिकल 131 से लेकर के 143 तक जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों से संबंधित आते हैं दोस्तों। इनमें कुछ अलग भी हैं लेकिन हम क्रमानुसार बात करेंगे। सबसे पहले 131 की बात करें तो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक जो क्षेत्राधिकार है वो कौन से होंगे, जो इनके दायरे में आते हैं, जिनके केस जो हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं, यानी जिनके जो केस हैं वो केवल यहीं किए जाते हैं। एकमेव अधिकार है, यानी केवल और केवल ये जो केस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में किए जाएंगे, कहीं और अपने नहीं कर सकते। जैसे कोई संघ और राज्य का विवाद है तो, 2 नंबर बात करें कोई राज्य का विवाद है तो, तीसरा कि संघ राज्य या राज्य का कोई विवाद है। तो देखिएगा 2 प्रकार के राज्य हमारे यहाँ होते हैं, संघ राज्य हैं और एक राज्य है। तो अब इनको वापस आप एक सामान्य सी भाषा में या अपने विवेक से समझें कि राज्य के अंदर विवाद हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर एक राज्य का दूसरे केंद्र शासित राज्य से विवाद हो गया तो वो फिर अपने कहाँ जाएंगे, फिर भी अपने सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अगर किसी राज्य का मामला हो गया केंद्र सरकार के साथ में, संघ राज्य के साथ में हो गया तो भी हमें कहाँ जाना होगा, सर्वोच्च न्यायालय। और कहाँ जा सकते हैं बताओ, यानी अगर हम कहीं राजस्थान का जो विवाद है पंजाब के साथ में होगा तो हम न तो पंजाब के कोर्ट में केस लड़ सकते हैं और न ही राजस्थान के अंदर फैसला होगा। इसका जो फैसला होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगा दोस्तों। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये इसके मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 132 की, तो 132 क्या कहते हैं, 132, 33, 34 ये जो हैं वो अपीलीय अधिकारों से संबंधित है, यानी जहां पर अपने उच्च के अंदर अपील कर सकते हैं। 132 क्या कहते हैं, संवैधानिक या सामान्य मामलों पर अपील की बात करता है। 133 जो है दीवानी मामलों पर अपील की बात करता है, दीवानी मामलों पर अपील की बात करता है। और 134 जो है फौजदारी मामलों पर अपील की बात करते हैं। फौजदारी मामले कौन से होंगे, जो लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले होते हैं। दीवानी मामले जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं, या संवैधानिक मामले जो हैं उसके अंदर 132 की बात आती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 135 की, तो 135 क्या कहता है कि संघीय न्यायालय की अधिकारिता का जो प्रयोग है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। संघीय न्यायालय जो हमारा है जो था उसका जो अधिकारिता थी उसका
का प्रयोग जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 136 की, 136 की। 136 क्या कहता है? इसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील की इजाज़त भी दी जा सकती है। SLP के नाम से अपने इसको जानते हैं, आगे हम इसको और डिटेल में भी अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद 137 की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण क्या है? पहले तो इसको समझ लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि संसद द्वारा विधि जो बनाई गई है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए और आर्टिकल 145 के अधीन रहते हुए, संसद ने जो विधि बनाई और आर्टिकल 145 के अधीन रहते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने दिए हुए डिसीजंस की ही पुनः समीक्षा कर सकता है, दोबारा समीक्षा कर सकता है, और इसे ही हम न्यायिक पुनरीक्षण के नाम से जानते हैं, पुनर्निरीक्षण के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 138 की बात करें तो ये कहता है कि संसद के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। संसद करेगी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। 139 की बात करें तो 139 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिट जारी करने की जो शक्ति हमने देखी थी अनुच्छेद 32 में दी गई थी दोस्तों, तो उसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई मामला है तो भारत की जो संसद है अनुच्छेद 32 के प्रयोजन के अलावा भी जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 139 के अनुसार। यानी एक 32 में देखिए रिट जारी करने के अधिकार उसके पास में थे, 5 प्रकार की जो है मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति उसको दी गई थी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बात आती है तो फिर 139 की अपनी बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 140 की बात करें। 140 क्या कहता है? संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त और अनुपूरक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। यानी ये क्या कहता है? प्रावधान करता है संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त और अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने का। 141 141 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो विधि घोषित की है वो भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में बाध्यकारी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून बनाए हैं वो भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में या सभी न्यायालयों के अंदर बाध्यकारी होंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 142 की। 142 क्या कहता है? 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा और उस अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वो किसी भी मामले के अंदर आवश्यक आदेश, जिसे हम डिक्री भी कहते हैं, हुक्म भी कहते हैं, वो जारी कर सकता है। और ये याद रखेंगे हमेशा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने और दस्तावेज प्रकट करने का आदेश भी वो दे सकता है दोस्तों। इसके बाद में आर्टिकल 143 की, जो राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगा जाता है, इसकी बात अपने पहले भी पिछले क्लास में कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 144 की बात करें, सभी न्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। 144 क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में, ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायिक और प्रशासनिक जो प्राधिकारी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 145 क्या कहता है कि विधि के अधीन रहते हुए, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और संसद के जो द्वारा बनाई गई विधि है उसके अधीन रहते हुए अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में निर्णय बना सकता है, नियम बना सकता है। यानी वापस सुन लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में निर्णय, जो नियम है उनका निर्धारण कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए। 146 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो है वो न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो भी अधिकारी हैं और जो सेवक हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी दोस्तों। 147 की बात करें, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। इसमें देखिएगा निर्वाचन जो विधि है उसके अर्थ, उसके संबंध में जो है निर्देशन यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन हम कहते हैं कि संसद के द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू की गई, वापस सुन लीजिएगा, कि संसद के द्वारा निर्मित की गई और कार्यपालिका के द्वारा लागू की गई विधियों की
संविधान के सापेक्ष जो है संविधान के आधार पर उनकी जांच करना और उन्हें वैध या अवैध घोषित करने की जो न्यायपालिका की शक्ति है उसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझते हैं कि संसद ने जो भी कानून बनाए और उनको कार्यपालिका ने लागू कर दिया, ऐसी जो विधियां हैं उनको संविधान के हिसाब से जांच करना और उसे वैध या अवैध घोषित करना, यानी संसद ने जो कानून बनाए हैं उनको चेक करना कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, फिर उसे यस और नो करना, यानी ये वैध हैं या फिर अवैध हैं, इसको जो है घोषित करने की शक्ति है न्यायपालिका की। ये जो शक्ति है इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे संविधान के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये जो अनुच्छेद हैं इनको आप हमेशा याद रखिएगा। 13 है, 32 है, 139 है, 226 है और 245 है, जो इन सभी का संबंध न्यायिक पुनरावलोकन से ही होता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों मुख्य अनुच्छेद। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में, थोड़ा इनके डिटेल स्टडी अपने और कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के अंदर जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, उसके न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख जो है वो किया गया है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के गठन की। तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वो 124 के अंतर्गत किया जाता है। 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस समय हमने बात की थी, जब स्थापना की गई थी तो उस समय हमारे यहाँ न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 8 थी। इसे हम 1+7 के रूप में जानते हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 31 हैं, यानी 30 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक हमारे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। अब ये जो परिवर्तन हुआ 1956 के अंदर जो है 8 से बढ़कर के कितने हो गए, 10 हो गए, 60 के अंदर 13 हो गए, 77 के अंदर 18 हो गए, 86 के अंदर 26 हो गए और 2009 के अंदर बढ़कर के इनकी संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई दोस्तों। और वर्तमान में कितने हैं, 31 हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, हालांकि स्पष्ट जो है इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन 124 की अगर हम बात करें तो 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह से करता है दोस्तों, कॉलेजियम की सलाह से करता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है अन्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से की जाती है और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। अब इसको हम एक साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये बात कहें कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश हम बात कर चुके हैं जो हमारा सीनियर मोस्ट जो होगा, यानी सबसे सीनियर जो न्यायाधीश है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा और ये सीनियरिटी तय की जाती है उसके द्वारा की गई कार्य के आधार पर, कार्यावधि के आधार पर, कितने समय कार्य किया गया है, न कि एज के आधार पर। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों ने समान समय कार्य किया है तो फिर हम देखेंगे कि किसने उच्चतम न्यायालय में ज़्यादा समय काम किया है, किसने उच्च न्यायालय के अंदर ज़्यादा समय काम किया है, तो उसी के आधार पर जो है सीनियरिटी तय की जाती है दोस्तों। अब इसमें जो होता है भारत का विधि मंत्री, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है जो वो कब रिटायर होने वाला है, तो जो रिटायर होने वाला है उससे सलाह मांगी जाती है कि आपके हिसाब से जो सीनियर है वो कौन है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो रिकमेंड करता है और अगर उसे किसी प्रकार की शंका होती है तो एक जो है पैनल बैठता है और उस पैनल के आधार पर जो है वो एक नाम सजेस्ट करके विधि मंत्री को भेजता है और विधि मंत्री जो है वो उस नाम को भेजेगा प्रधानमंत्री के पास में और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो उसी की मानी जाती है, तो प्रधानमंत्री उस नाम को रिकमेंड करके भेज देता है राष्ट्रपति के पास में और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको शपथ दिलवा दी जाएगी मुख्य न्यायाधीश के रूप के अंदर। ये जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा है और शायद ही इससे ज़्यादा विवादास्पद कोई मामला है वो किसी और संस्था के अंदर रहा हो। 2015 के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था दोस्तों कि इनकी नियुक्ति जो है किस प्रकार से की जाए और इसके बाद में जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अब देखिएगा जो विधि मंत्री है अब उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता है। अब राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके और फिर उनकी नियुक्ति कर देता है अन्य न्यायाधीशों की दोस्तों। हालांकि सारे होते कार्य सरकार की सलाह से ही हैं, उनके अनुसार ही होते हैं।
तो ये देखिएगा इस प्रकार से जो है इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श संबंधी विवाद कई हो चुके हैं, उन सभी विवादों की अपने बात कर लेते हैं। पहला जो न्यायाधीशों के मामले में जो मामला था वो था 1982 का, और इसमें जो डिसीजन दिया गया वो ये था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान है। फिर दूसरा जो मामला आता है वो आया था 1993 के अंदर, जब न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए ये निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यता होगी, किंतु मुख्य न्यायाधीश यह सलाह उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से करेगा, विचार विमर्श से करेगा। तृतीय जो मामला आता है वो 1998 का था। इसमें जो है न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी होगी। यदि इसमें से 2 भी न्यायाधीश नियुक्ति के पक्ष में नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं भेजी जाती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 99वां संविधान संशोधन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2014। इसमें जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय यानी एक आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जैसे यूपीएससी आरपीएससी होती है ऐसे ही एक आयोग बना दिया गया, और ये आयोग काफ़ी चर्चा में भी रहा था। कुल मिलाकर के इस आयोग के जो प्रावधान थे वो इस प्रकार के थे कि जो हमारी सरकार है उसका हस्तक्षेप न्यायाधीशों की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला था दोस्तों। तो इसे जो है 2015 के अंदर जो है संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत असंवैधानिक करार दिया गया, और ये बाद में समाप्त हो गया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हो सकती हैं? अभी हमने इसकी बात पहले भी की थी कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे अनुभव होना चाहिए 2 प्रकार का, 5 वर्ष का, कम से कम 5 वर्षों के लिए वो किसी उच्च न्यायालय एक में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा में भी हो सकता है न्यायाधीश रहना चाहिए, या फिर उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी हाई कोर्ट के अंदर, एक में हो सकता है, उससे ज़्यादा में भी हो सकता है, एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति ये मान ले कि प्रतिष्ठित न्यायवादी है, इसको कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो क्यों ना इसे जो है न्यायाधीश बना दिया जाए, अगर राष्ट्रपति ऐसा मत मानता है तो। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके बाद में देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। इसके बाद में हम देख लेते हैं शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के द्वारा शपथ लेनी होती है दोस्तों। शपथ क्या होगी कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात के पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। इस प्रकार की जो शपथ है वो उसके द्वारा ली जाती है दोस्तों। इससे पहले देखिएगा दोस्तों जो हमने बात की थी कि योग्यताओं से संबंधित, तो वहाँ से कई बार निम्न में से सत्य या असत्य के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। टेक्निकल चीज़ें हैं, सारी की सारी प्रोसेस हैं। जो पॉलिटी है उसके अंदर व्यवस्थाएं हैं कि कोई कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप किसी व्यवस्था को समझ लेंगे तो आपको इनको लंबे समय तक याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने आप इनको याद रख पाएंगे दोस्तों। तो ये टेक्निक्स हैं, इनको समझ लीजिएगा, कौन पात्र है या नहीं, या कोई कार्य किस प्रकार से होता है, तभी ये याद करना आसान होगा। इसके अलावा आर्टिकल हैं, उनको आपको रटना पड़ेगा, उनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन आप उनको आर्टिकल को नंबर वाइज याद करने के बजाय कोशिश करें कि आप उनको संदर्भ के अनुसार याद रखें। जैसे शपथ की बात आ गई तो शपथ वाले आर्टिकल को याद रखें, इसी प्रकार से ये चीज़ें याद रह पाएगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के विषय में। तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो तय नहीं किया गया है, संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि कितने साल का होगा। हाँ, इस संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो 3 प्रावधान आते हैं हमारे सामने। सबसे पहला जो है वो 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। कितने साल तक? 65 वर्ष तक जो है वो न्यायाधीश रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा जो स्थापित संस्था है वही इसका निर्धारण करेगी दोस्तों।
इसके अलावा क्या कर सकता है, अगर उसको काम करने की इच्छा नहीं है, कोई समस्या है, तो वो अपना एक लिखित त्यागपत्र भी दे सकता है। और ये त्यागपत्र वो किसको देगा, ये त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं ना कि उसको लगा दिया गया तो वो कार्य उसको करना ही पड़ेगा, सजा थोड़ी ना है। मतलब जब उसको ये लगे कि अब मैं कार्य नहीं करना चाहता तो वो अपनी इच्छा से त्यागपत्र भी तो दे सकता है ना। ये तो है नहीं कि उसको 57 साल की उम्र में उसको लगा दिया गया, अब उसको ये है कि 65 साल तक तेरे को काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि उसको काम करना ही पड़ेगा, अपनी इच्छा से भी तो अगर वो पहले पद छोड़ना चाहे तो वो लिखित त्यागपत्र दे करके भी अपना पद का त्याग कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा करेगा तो फिर उसको संसद की सिफारिश पर हटाया भी जा सकता है, और हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बिल्कुल भी न्यायपालिका के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद में देखिएगा, हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कि कैसे हटा सकते हैं उसको। तो संसद के दोनों सदनों में पारित विशेष बहुमत, यानी कुल का बहुमत और उपस्थित का 2/3 विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किंतु न्यायाधीश को हटाने का आधार जो होगा वो क्या होगा, सिद्ध कदाचार व असमर्थता। ये दो ही होंगे, या तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता होगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध जो किया गया है। यहाँ दोस्तों याद रखना कि महाभियोग जो प्रक्रिया है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही अपनाई जाती है, बाकियों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब ये जो महाभियोग शब्द आता है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत उसमें शामिल किया गया है, न कि हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है दोस्तों। न्यायाधीश को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें लोकसभा से 100 सदस्यों के और राज्यसभा में अगर किया जा रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। सिंपल सी बात है, उसमें 500 से ज़्यादा लोग हैं तो 100 हो गए, और राज्यसभा में 250 लोग होते हैं तो कितने होंगे, तो उसी हिसाब से 100 के आधे, यानी जो है वो समानता एक प्रकार से उसमें रखी गई है, अनुपात एक प्रकार से वहाँ पे रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि लोकसभा से कितने सदस्यों के हस्ताक्षर, 100 के, और राज्यसभा से 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो हैं उसमें अनिवार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है राज्यसभा सभापति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार भी किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति जो है वो चाहे तो इसको स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, ये नहीं है कि वो उन्होंने प्रस्ताव रख दिया तो फिर माना ही जाएगा दोस्तों। प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया गया तो क्या होगा, तो प्रस्ताव स्वीकार करने की स्थिति में इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बैठाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी कि वास्तव में इसने ये कार्य किया भी है या नहीं, सिद्ध कदाचार साबित होता भी है या नहीं होता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और उच्चतम और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रतिष्ठित जो न्यायवादी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, यदि समिति द्वारा न्यायाधीश को आरोपों का दोषी माना जाता है, यानी समिति जो है ये प्रूव कर दे कि इस पे ये दोष बनते हैं, तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। समिति अगर आरोपों का दोषी मानती है तो फिर इस पे प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा दोस्तों, और विचार जब उसको किया जाएगा प्रस्ताव पर तो विशेष बहुमत से दोनों सदनों के अंदर पारित करना पड़ेगा, फिर इसे राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा, और अंत में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः हम कहते हैं कि राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कितनी जटिल प्रक्रिया यहाँ है। पहले तो कि किसी भी सदन में अगर प्रस्ताव लेकर के आना है तो प्रस्तावक चाहिए जिनके हस्ताक्षर हो, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। फिर उसके बाद में एक समिति बनेगी, और वो उससे भी पहले देखिएगा जो उनके लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति है वो चाहे तो उसको स्वीकार करे या चाहे उसको स्वीकार न भी करे। स्वीकार करने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसमें एक कमेटी बैठेगी, वो उसकी जांच करेगी तो कि सिद्ध कदाचार बनता भी है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो फिर आरोपों का दोषी मान लिया जाए तो फिर इस प्रस्ताव पर संसद में जो है विचार किया जाता है, सदन में जो है विचार किया जाता है, और फिर उसे विशेष बहुमत से दोनों के अंदर पारित करना पड़ेगा। फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, तो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है हमने देखी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 126 में था, राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि कौन सा होगा जो योग्यता रखता होगा।
राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा कर सकता है। कब? तब करेगा जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? खाली हो, रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। इसके बाद में तदर्थ न्यायाधीश की बात अपने करें। तदर्थ न्यायाधीश जो है वो किसी समय अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो, यानी गणपूर्ति कम है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कहाँ से लाएगा? मुख्य न्यायाधीश को गणपूर्ति करनी है तो उसे क्या चाहिए? न्यायाधीश चाहिए। वो न्यायाधीश कहाँ से लाएगा? वो न्यायाधीश लेकर के आता है उच्च न्यायालय से, और उच्च न्यायालय से ऐसा न्यायाधीश लाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वहाँ से लाएगा। लेकिन क्या वो स्थायी होगा? नहीं, स्थायी नहीं होगा, अस्थायी है, क्योंकि उसको अपॉइंट नहीं किया गया। अपॉइंट करने की हमने बात की थी, किस प्रकार से उसका नाम जाएगा, तब वो जाकर के यहाँ तक पहुँचता है। तो अस्थायी तौर पर उस न्यायाधीश को यहाँ पर लाया गया, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और जब वो वहाँ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही कार्य करता है, सारे जो सुविधाएं हैं उसको उसी प्रकार के मिलती हैं। लेकिन ये जो फैसला होगा उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद में ही होगा दोस्तों। अगर उच्च न्यायालय मना कर देता है कि हम तो हमारे न्यायाधीश को नहीं भेज रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। ये राष्ट्रपति की सहमति नहीं हो तो भी मतलब मुख्य न्यायाधीश अपनी मर्जी से ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे न्यायाधीश को हम क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के स्वतंत्रता के विषय में दोस्तों। किन किन मामलों में क्या क्या उसको शक्तियां मिली हुई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करता है। इसके बाद में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर ही हटाया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, सदन में न्यायाधीश, जो भी हमारा लोकसभा का सदन या राज्यसभा का सदन है, उसमें न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। प्रस्ताव एक अलग चीज़ था, लेकिन न्यायाधीशों के आचरण पर अपनी चर्चा नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, प्रशासनिक खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सदन में इस पर मतदान नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, न्यायालय को अपनी अवमानना, न्यायालय की अवमानना है तो उस पर दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है, यदि कोई न्यायालय की बात को नहीं मानता है तो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने अधीन अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी जो अपना अधीन जो भी कर्मचारी जो रखने हैं तो वो कौन रखेगा? वो खुद ही रखता है दोस्तों। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में न्यायालय के संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, खुद ही बनाएगा। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर ऐसी बात है राष्ट्रपति से संबंधित है तो जो है कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठेगी, वही उसमें बात करती है। इसके अलावा कोई मामला है तो 3 न्यायाधीश वाली जो पीठ है उसके द्वारा तय किए जाते हैं। ये जो निर्णय है वो खुले न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, और सारे निर्णय जो है किससे लिए जाते हैं? बहुमत से लिए जाते हैं दोस्तों। यदि अलग अलग मत होते हैं तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत या असहमति की राय या निर्णय भी दे सकते हैं। कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है तो 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। संवैधानिक मामलों की अपनी बात करें, संवैधानिक व्याख्या का मामला हो, संवैधानिक मामला हो तो 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठेगी जब राष्ट्रपति इस प्रकार की सलाह जो मांगता है तो फिर। लेकिन अन्य कोई मामले हैं तो अन्य सभी मामलों के अंदर 3 न्यायाधीशों की एक पीठ बैठती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, कहाँ तक उसकी पावर चलती है, कौन कौन से उसके दायरे में आते हैं। संविधान, भारतीय जो संविधान है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां और क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। ब्रिटेन का जो उच्च सदन है उसी की तरह भारत में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है। इसे हम निम्न भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार को, फिर हम बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकारों की, फिर हम बात करेंगे परामर्श या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, और अंत में न्यायिक समीक्षा की बात आती है दोस्तों। तो ये जो 4 हैं जो इन वर्गों में
वर्गीकृत अपने कर करके अध्ययन किया करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं और क्षेत्राधिकार है। तो कौन कौन से क्षेत्राधिकार है? मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शकारी और न्यायिक समीक्षा के अधिकार। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकारों की। तो मूल क्षेत्राधिकार कौन से हैं? ये वो क्षेत्राधिकार हैं या ऐसे मामले जिनके मामलों की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय यानी इसी न्यायालय में हो सकती है और किसी में नहीं। ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं है। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाता है। उच्चतम न्यायालय के जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें कौन कौन से मामले आते हैं तो हम देख लेते हैं। केंद्र व राज्यों के संबंध में कोई भी विवाद है तो, दूसरा हम बात करें 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई बात हो जाए तो, तीसरी कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामला है तो फिर यहीं आते हैं। इसके अलावा देखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो तो भी वो यहीं पर आता है। यानी केंद्र व राज्य के मध्य, राज्य के मध्य, राज्य और संघ राज्य के मध्य, या मूल अधिकारों से संबंधित या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित मामला कोई हो तो। इसके बाद में हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपील करनी है। निम्न जो न्यायालय है उससे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंदर अपील की बात अपनी कर रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय को अपने अधीनस्थ उच्च न्यायालयों के जो डिसीजन है उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यदि हमने कहा उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया तो क्या वो सही था, अगर आपको ये लगता है ये सही नहीं है तो उसके विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है। और वो अपील कहाँ करेंगे? उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में फिर कोई न्यायालय नहीं बचता है दोस्तों अपील करने के लिए। तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है दोस्तों। किसी भी उच्च न्यायालय के डिसीजन के विरुद्ध जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय को ये प्रमाण पत्र देना होता है कि ये मुकदमा उच्चतम न्यायालय में अपील करने के योग्य है या वैध है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 4 भागों में बांट करके देखते हैं। क्या कहा हमने? उच्च न्यायालय का कोई मामला है, अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है, उसको ये लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो उस डिसीजन के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाँ, इसमें जो उच्च न्यायालय है वो एक प्रमाण पत्र देगा, उसके बाद में जो मामला है वो वहाँ जाता है कि ये अपील करने के योग्य है। इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला तो हो गया संवैधानिक मामले। अगर कोई मामले संवैधानिक व्याख्या कहें तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध जो है वो संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी वास्तविक प्रसंग से है और इसमें संविधान की व्याख्या आवश्यक है। हमने कहा कि संवैधानिक व्याख्या का अगर कोई मामला है, उच्च न्यायालय के अंदर कोई ऐसी बात है, तो फिर जो मामला है ट्रांसफर किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के अंदर अपील के रूप में। यदि ऐसा उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित न किया जाए तो भी उच्चतम न्यायालय किसी महत्वपूर्ण मामले में अपील की जा सकती है, अगर यहाँ जो है प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दीवानी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं? दीवानी मामले के अंदर देखिए जो संपत्ति से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं, उच्च न्यायालय के जो डिसीजन है उनके विरुद्ध जो है हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामलों का संबंध सार्वजनिक महत्व से है और मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जो मार पिटाई के जो मामले होते हैं वो। फौजदारी मामलों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। कब की जा सकती हैं? जब किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो, यानी किसी ने मर्डर किया और उसको छोड़ दिया गया, उच्च न्यायालय में अपील करने पर उसे, या फिर क्या किया गया हो, उच्च न्यायालय में उसे मृत्युदंड दिया गया हो तो भी हम वहां पर उसको लेकर के जा सकते हैं। और यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से, यदि किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से लेकर अपने पास में हस्तांतरित किया हो और अपराधी को मृत्युदंड दे दिया गया हो, यानी निचले कोर्ट से ऊपर आया और उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, यानी मृत्युदंड का कोई मामला है तो भी हम वहां पर लेकर के जा सकते हैं। या फिर किसी अपराधी को किसी अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया गया हो, जब न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम फौजदारी मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोस्तों। विशिष्ट मामले कौन से होते हैं कि इसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय भारत के न्याय क्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा अधिग्रहण द्वारा किसी वाद या मामलों में दिए गए किसी निर्णय में डिक्री, अवधारणा, दंडादेश की विशेष अनुमति भी दे सकता है।
ये क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय भारत के न्यायिक क्षेत्र में आने वाले किसी न्यायालय या किसी अधिग्रहण द्वारा कोई वाद या मामला है जिसमें कोई डिक्री या ऑर्डर दिया जा चुका है, अवधारणा है, दंडादेश की विशेष अनुमति भी दे सकता है दोस्तों। लेकिन सशस्त्र बलों में किसी भी प्रकार की विधि द्वारा उसके अधीन गठित किसी न्यायालय द्वारा अधिग्रहण किए गए किसी निर्णय के संबंध में उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की। ये क्षेत्राधिकार कौन सी हैं? तो अनुच्छेद 143 में आते हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति को जो है 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार होता है। 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। कौन से मामले हैं वो? नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर जो है विधि से संबंधित हो, यानी सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है जो विधि यानी लॉ से रिलेटेड हो। इसके बाद में कोई पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, सनद, ऐसा कोई मामला है जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सलाह ली जा सकती है दोस्तों। प्रथम मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी। सार्वजनिक महत्व को अपना दे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना जो है वो अनिवार्य हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं अभिलेख न्यायालय की। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख था। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के जो अभिलेख हैं उनको न्यायालय के रूप में 2 शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? कि उच्चतम न्यायालय के फैसले सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और इनके आधार पर जो है अन्य न्यायालयों में निर्णय दिए जाते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो सुप्रीम है, उसके विरुद्ध कहाँ अपील करेंगे आप? उच्च न्यायालय का है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो फिर कहाँ जाएंगे? उसके ऊपर हमारे पास में कोई अपीलीय न्यायालय नहीं है दोस्तों। अब क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार भी है कि वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सके। इसके लिए 6 माह का जेल और 2000 रुपये का अर्थदंड या फिर दोनों भी हो सकती हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा क्या है? उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की भी शक्ति है, अधिकार है। यानी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत हो कि इसके द्वारा दिया गया कोई जो डिसीजन है वो किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वो खुद अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है दोस्तों। क्या कहा हमने? न्यायिक समीक्षा क्या है कि उच्चतम न्यायालय अपने ही जो डिसीजन है उसको ये लगे कि इनमें जो है न्याय नहीं हुआ है तो उन पर पुनर्विचार भी कर सकता है और उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्ति भी उसके पास में होती है। उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमने मूल अधिकारों में भी देखा था 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण, इसके अलावा देखिए प्रतिषेध, और फिर आता है अधिकार परीक्षा। ये हम अपने मूल अधिकारों के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मूल अधिकारों वाला जो टॉपिक है वो आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित थी सारी बातें हमने देख ली है दोस्तों। बाकी जो इनके वेतन भत्ते वगैरह कुछ भी करंट का टॉपिक होता है, जिस समय आप परीक्षा देने जाएं तो इससे संबंधित बातों को और देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि करंट है ये बदलती रहती है, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है आज जो आपने कानून पढ़े हो, जो नियम पढ़े हो, संसद को नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जब आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हो तो कुछ और नियम हो, तो आपको अपडेट थोड़ा सा रहना पड़ेगा दोस्तों। बाकी हमने मूल कंसेप्ट जो थे वो सारे के सारे अच्छे से क्लियर कर लिए है दोस्तों। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के विषय में, उनके तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज फ्री में ज्वाइन करनी है तो फ्री टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपके लिए। पूरी तरह से अतुल्य संस्थान आपके साथ में है और फ्री क्लासेस भी आपको मिल रही हैं और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको, गेस्ट पेपर भी आपको ये इस एप्लीकेशन में ही मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। उनको विजिट करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर भी उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से मिलता रहेगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। अच्छी बात होती है लाइक और शेयर करना दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।